हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जो दिसंबर 2024 हमारा रीसेंट पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा आज है एजुकेशन का पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। पेपर 2 जो एजुकेशन का पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है पेपर 1 के हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो टारगेट है हमारा पेपर 2 का है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो ऑप्शंस हैं उन सबको भी एनालाइज करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे डिटेल में। जो भी पार्ट हमें नहीं आता है उसको हमें नोट्स बनाना है, नोट्स बना के उनको हमें रिवाइज करना है और देन उसके बाद मॉक जो है वो हमें देने हैं। पीवाईक्यूज़ के साथ साथ प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिलेबस में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो इनमें से क्रिएटिविटी का टेस्ट कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। सबसे पहला हमारा है रिमोट एसोसिएट टेस्ट, जिसको कि RAT रैट भी बोला जाता है। ये क्रिएटिविटी का टेस्ट होता है जिसको कि मैडनिक ने 1962 में दिया था, मैडनिक ने। नेक्स्ट हमारा है शर्मा डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी टेस्ट। जैसा कि हमें डाइवर्जेंट से ही पता चल रहा है कि रिलेटेड किससे है, क्रिएटिविटी से, क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हम एक किसी टॉपिक पे या एक किसी प्रॉब्लम पे अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को दिखाती है। जहाँ पर कि थिंकिंग जो होती है वो किसी पर्सन की कैसी हो जाती है, डाइवर्जेंट होती है, अलग अलग तरीके से वो सोच पाते हैं। और डाइवर्जेंट जो होता है उसका अपोजिट होता है कन्वर्जेंट, जहाँ पर कि हमारी थिंकिंग जो है वो रुक सी जाती है और एक ही सोल्यूशन हमें दिखाई देता है, तो वो हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो रहता है, जहाँ पर कि एक ही सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो भी हमारा क्रिएटिविटी का जो टेस्ट है वो रहता है। थर्ड हमारा है मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये भी क्रिएटिविटी का टेस्ट होगा, क्योंकि इनको तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएटिव लिखा है, यहाँ पर डाइवर्जेंट लिखा है, तो दोनों ही क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है वो क्रिएटिविटी के टेस्ट होंगे और पहला वाला भी क्रिएटिविटी का टेस्ट होगा। अब यहाँ पर यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल आंसर की है, फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने राइट ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है। इनका कहना है कि गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट जो है वो क्रिएटिविटी का टेस्ट जो है वो नहीं होता है। तो जो क्रिएटिविटी का टेस्ट है गिलफोर्ड ने जो दिया था वो था गिलफोर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ये क्रिएटिविटी का टेस्ट गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड जो थे उन्होंने क्रिएटिविटी पे काम किया था, क्रिएटिविटी के लिए उन्होंने टेस्ट जो है वो दिया था, बट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लिखा है तो हो सकता है इस वजह से इस आंसर को उन्होंने गलत माना हो। अब क्रिएटिविटी जो होती है वो हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। सबसे पहला इसमें होता है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम इलेबोरेट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग को दर्शाता है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो स्टेजेस दिए हैं 4 क्रिएटिविटी के, जो कि हमारे किसने दिए हैं, ग्राहम वॉल्स ने दिए थे, जिनमें हमारा होता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पायरेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेजेस रहते हैं जो कि हमारे ग्राहम वॉल्स ने दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमें 2 लिस्ट जो है वो गिवन है। लिस्ट 1 में हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस जो है वो गिवन है और यहाँ पर हमें फिलोसोफर्स के नेम दिए हुए हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मास्टरी लर्निंग, सिमुलेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये 4 चीज़ें गिवन हैं। जैसा कि इनमें से सबसे ईजी जो हमें लग रहा है वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, जो कि BF स्किनर ने दिया था। तो ए का जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2 में हमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा कट जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो मास्टरी लर्निंग हमें पता है किसने दी थी, ब्लूम ने दिया था। तो जो बी है उसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। जहाँ पर हमारा अब हम देख सकते हैं कि सी का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। सी सिमुलेशन होता है और इसका राइट ऑप्शन 4 है, कार्ल स्मिथ। तो हमें इसे याद रखना है SSC से हम इसे याद रख सकते हैं, सिमुलेशन, देन सी से कार्ल एंड स्मिथ। तो इस तरह से जो है हम इसे याद रख सकते हैं, सिमुलेशन, कार्ल स्मिथ, SSC।
देन हमारा डी पार्ट जो है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा, जो कि थर्ड होगा टॉम गुड। डी का हो जाएगा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टॉम गुड रहेगा। तो ये हमारे हो गए। ये हमें फैक्चुअल पोर्शन है, ये हमें याद ही करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में हो सकता है कि हमसे इनमें से कोई चारों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए और कुछ अलग ऑप्शन भी होंगे, नए भी होंगे, तो पुराने वाले हमें ज़रूर से याद रखने हैं। सो ये हमारा डी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन DITG से हमसे याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेरेंस एज प्रोपाउंडेड बाय न्याया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। सो यहाँ पर हमें जो इन्फेरेंस है, अनुमान है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो है उनको सीक्वेंस में लगाने को बोला गया है। जो हमारा अनुमान होता है वो इन्फरेंशियल नॉलेज जो है उसको कहा जाता है, जो कि न्याया स्कूल के द्वारा दिया गया है। तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस में। सो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो प्री AC जो है वो उससे हमसे याद कर सकते हैं, इंग्लिश वाला। और जो हिंदी वाला इसमें टर्म रहता है वो PHUUN जो है वो रहता है, जो कि हिंदी में इनके मीनिंग जो है वो रहते हैं। तो PHUUN उसको कहा जाता है। तो प्री AC जो है इसका फुल फॉर्म हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोपोजिशन होता है, जिसको कि स्टेटमेंट भी कहा जाता है। देन हमारा रीज़न हो गया। देन हमारा E से एग्जाम्पल आ जाता है। देन A से एप्लीकेशन एंड देन लास्ट में कंक्लूजन जो है वो रहता है। तो प्री AC से हम इसका सीक्वेंस याद कर सकते हैं। सो इसमें जो हमें राइट ऑप्शन दिख रहा है वो थर्ड हो जाएगा, जहाँ पर कि सबसे पहला प्रोपोजिशन, फिर रीज़न और फिर एग्जाम्पल, देन एप्लीकेशन एंड देन कंक्लूजन। अब इसे हिंदी में हम देखेंगे तो जो प्रोपोजिशन है उसे प्रतिगना, हेतु रीज़न को हेतु, उदाहरणा एग्जाम्पल, उपनया एप्लीकेशन एंड निगमना कंक्लूजन जो है वो रहता है। तो हिंदी का वर्जन जो है वो भी हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें दो लिस्ट जो है वो मैच करने को दी गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो मॉडल हैं वो पूछे गए हैं और उनके जो उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें मैच करने हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें सबसे इजी जो लग रहा है वो मेसॉन का मॉडल लग रहा है, जिसमें कि लिविंग बुक्स और नरेशन हैबिट्स को जो है वो पढ़ा जाता है। सो जो मेसॉन का मॉडल है इसको फ्री विल मॉडल भी कहा जाता है। ये नेचुरल मॉडल जो है रहता है। इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है इज़ नॉट फॉर बॉडी, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर माइंड ओनली, एजुकेशन इज़ फॉर होल बॉडी। ऐसा इन्होंने कहा था मेसॉन ने, कि जो एजुकेशन है वो एक्टिविटी सेल्फ डिसिप्लिन पे बेस जो है वो होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि हमें जो इंडिविजुअल्स हैं, बच्चे हैं, उनको नरेशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू नेचुरल स्टडी जो है वो करानी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि शेड्यूल्ड फ्री टाइम जो है वो होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमने एक शेड्यूल बना दिया और उसी में चल रहे हैं, बस एक फिक्स शेड्यूल में चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, शेड्यूल्ड फ्री जो है वो टाइम होना चाहिए। और इन्होंने लिविंग बुक्स की बात कही थी, लिविंग बुक्स जिनको कि कहा जाता है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो ऑथर होता है उसका खुद का जो एक्सपीरियंस है, ओन एक्सपीरियंस अगर उसने शेयर किया हो, तो इस तरह की जो किताबें हैं उसको बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए, जिनसे वो उनके खुद के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें बच्चे। तो ये इनका कॉन्सेप्ट जो था मेसॉन का। इन्होंने कहा कि जो लेसन्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा लंबे लेसन्स नहीं होने चाहिए। फाइन आर्ट और म्यूज़िक को सिखाने की बात इन्होंने कही थी, और डिक्टेशन भी जो है वो बच्चों को देने की बात इन्होंने कही थी। अब हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे। अब हम यहाँ पर एश्योर मॉडल देखते हैं, जिसका कि सिलेक्टिंग मीडिया जो है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने एश्योर मॉडल के अंदर पढ़ा है कि ये लेसन प्लान के लिए यूज़ होता है, लेसन प्लान बनाने के लिए। और ये जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट मॉडल जो है वो रहता है। बिना टेक्नोलॉजी के इस मॉडल को यूज़ नहीं किया जा सकता है, एश्योर मॉडल को। इसकी फुल फॉर्म जो रहेगी, सबसे पहला ए हमारा होता है एनालाइज लर्नर, लर्नर को एनालाइज करना है। देन स्टेट ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, स्टेट करने हैं। देन सिलेक्ट मेथड, मीडिया एंड मटेरियल होता है, कैसे मेथड से, कौन से मीडिया से और कौन से मटेरियल से हम बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, वो इसके अंदर रहेगा।
देन उसके बाद यू से यूटिलाइज होता है, देन आर से हमारा रिक्वायर्ड लर्नर्स पार्टिसिपेशन रहेगा, एंड लास्ट जो ई है वो इवेल्युएशन होता है। तो ये एश्योर्ड जो मॉडल है उसका फुल फॉर्म रहेगा, ये हमें याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हमें हमारा ऑप्शन जो है वो हम चेक करते हैं एक बार, क्या हमें हमारा ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो मेजॉन का आंसर है वो सेकंड है। सो जो डी पार्ट है, डी का सेकंड 3 ऑप्शंस में हमें गिवन है, और बी का जो है वो 1 है। तो बी का जो 1 है वो एक ही में गिवन हमें है, तो फोर्थ जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं, अब हम जो नेक्स्ट मॉडल हमारा है एडी वाला, उसको देखते हैं कि एडी मॉडल जो है वो हमें क्या कहता है। तो ए का जो राइट ऑप्शन थर्ड है, जहाँ पर कि सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क टू असेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मटेरियल जो है वो किया जाता है एडी मॉडल के अंदर। जो एडी मॉडल है उसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है, देन डिज़ाइन करना होता है, देन डेवलप करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है, देन इवेल्युएट करना होता है। तो इस तरह से जो हमारे स्टेप्स हैं वो एडी मॉडल के रहते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो है वो रहता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर मीडिया का यूज़ किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, तो ये इंडिपेंडेंट मॉडल जो है वो रहता है। अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो डिक एंड कैरी मॉडल रहता है, जिसका कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लर्नर एनालिसिस एंड इंगेजमेंट। तो डिक एंड कैरी जो मॉडल होता है इसको डिज़ाइन मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पर लर्नर का एनालिसिस और उसका इंगेजमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। सो जो डिक एंड कैरी मॉडल रहता है इसके अंदर 10 हमारे स्टेप्स जो है वो रहते हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले गोल बनाया जाता है, देन एनालाइज करा जाता है, देन एंट्री बिहेवियर जो है उसको देखा जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाए जाते हैं, फिर हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, देन डेवलप इंस्ट्रक्शन होता है कि इंस्ट्रक्शंस को हमें डेवलप करना है, मटीरियल बनाना है, देन हमारा एफ ए होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन रिवाइज इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ कमी रह गई तो उसको हम रिवाइज करेंगे, देन लास्ट में हमारा ऐसे होता है जिसको कि सबमेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर हमारे टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ये 10 के 10 स्टेप्स जो है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जिसमें कि हमें द 4-fold वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर व्हेन अरेंज्ड इन हायरार्कियल ऑर्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर हमें इंडियन कल्चर की जो वैल्यूएशन है उसकी जो एक सीक्वेंस है वो पूछा गया है। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर में मेंशन रहते हैं, और यहाँ पर जो पहले नेट ने आंसर दिया था प्रोविजनल आंसर की में, उसमें 4th ऑप्शन उन्होंने करेक्ट माना था, जो कि बाद में अब फाइनल आंसर की में ये आंसर को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है इस क्वेश्चन को। तो वैसे अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो हमने पढ़ा है कहीं पर भी, कई कई जगहों पर। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो रहेगा, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जहाँ पर हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि समावेशी शिक्षा होती है, जहाँ पर कि हम सारे ही जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो या स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल बच्चे हो, सबको एक साथ लेकर जहाँ पर चलते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जहाँ पर कि सारे बच्चों का समावेशन जो है वो रहता है। सो इनमें ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिनोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन हैं। सबसे पहला हमारा है एमिंग फॉर मेन स्ट्रीमिंग, कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, प्लूरल सोसाइटी एंड कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर हम देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर इंक्लूसिव एजुकेशन में किया जाता है, प्लूरल जो सोसाइटी होती है उसको कैटर किया जाता है, मतलब कि अलग अलग जो तरह के लोग हैं, अलग अलग बहुलवाद जो है उसको कैटर इसके अंदर किया जाता है। यही हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं या अलग अलग कास्ट के हैं या अलग अलग जो उनका रिलीजन है उससे आते हैं, वो हमें डिस्क्रिमिनेट इसमें नहीं करना होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो भी इसमें करेक्ट ही होगा। देन कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स,
सो अलग अलग जो लर्निंग नीड्स हैं बच्चों की उसको कैटर इसमें डेफिनेटली किया जाता है। तो थर्ड सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इन्होंने अपने आंसर की में दिया है, जहाँ पर ये कहते हैं कि एमिंग फॉर मेन स्ट्रीमिंग जो है वो रहता है। वैसे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा जाए तो हम कहते हैं कि सारे ही बच्चों को हमें एक साथ पढ़ाना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना है। और अगर हम यूजीसी नेट की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने 1 ही आंसर जो है वो करेक्ट माना है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर कि हमें 2 लिस्ट गिवन है और हमें इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहला हमारा है क्यू मेथडोलॉजी, जिसका राइट ऑप्शन वो है स्टीफनसन 1953, ये इसका राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट हमारा जो इसका सेकेंड राइट ऑप्शन है वो सेकंड है। तो नेक्स्ट बी जो है हमारा वो है गेस हु। तो बी का राइट ऑप्शन हमारा है हार्शॉन एंड मे 1929। ये जो फैक्चुअल पोर्शन है ये हमें याद रखना है। स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका राइट आंसर विलियम सैली गोसेट है। देन बूट स्टैप मैथड हमारा रहता है, जिसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा ब्रैडली इफ्रॉन। तो ये हमारा इस तरह से जो राइट ऑप्शंस हैं वो हो जाएंगे, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कीपिंग इन कंसिडरेशन वाइड रेंज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज मोस्ट स्कूल्स प्रोवाइड a continuum of services, arrange the following in order of increasing severity of disability। तो हमें इन जो हमें यहाँ पर क्लासरूम्स दिए हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो होते हैं वो अलग अलग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको हमें सीवियरिटी इंक्रीज होने के कम से ज़्यादा की तरफ जो है वो लगाना है, अरेंज करना है। तो जैसा कि ऑप्शन में हमें देखने हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सी पार्ट जो है वो सबसे पहले है और रेगुलर स्कूल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो ठीक है, तो सी सबसे पहला है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सी के बाद बी आना चाहिए, जहाँ पर कि सी के बाद बी हमें एक ही ऑप्शन में गिवन है, जहाँ पर कि पहले हमने रेगुलर स्कूल बोल दिया, क्लासरूम, देन रेगुलर क्लासरूम विद सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज रहेगा। अगर थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडेड रहेंगी। देन ई ऑप्शन है रेगुलर क्लासरूम प्लस रिसोर्स रूम। अब हमने एक रिसोर्स रूम जो है वो स्कूल के अंदर बना दिया है, तो एक रिसोर्स रूम भी रहेगा वहाँ पर। देन नेक्स्ट ए पार्ट है, जहाँ पर कि फुल टाइम सेपरेट क्लासरूम जो है वो होती है। देन ए आ गया, फिर देन हमारा डी आ जाएगा, जहाँ पर कि लास्ट में जो स्पेशल स्कूल है वो रहेगा। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो था वो डिसेबिलिटीज़ का था कि कौन अगर कितनी डिसेबिलिटी है तो किस तरह से क्लासरूम में बच्चे को रखा जा सकता है। तो ये रहेगा सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। यहाँ पर 2 लिस्ट हमें गिवन है, मार्केट इकोनॉमी, देन सर्विस ऑफ अ टीचर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो जो कि सेंटर से प्लान है तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो जाएगी। तो सी का 1 आंसर होना चाहिए। तो सी का 1 हमें एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का अगर हम देखें तो फोर्थ है, मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट कंट्रोल्ड होती है। मार्केट जो है वो उसको कौन देखता है, प्राइवेट जो ओनर्स होते हैं वो देखते हैं। सर्विस ऑफ अ टीचर होगा, तो इसका थर्ड हो जाएगा कि स्किल होनी चाहिए। एक जो टीचर होते हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स जो है वो होनी चाहिए कि पढ़ाना कैसे है या कोई भी जो बच्चों को हैंडल करना है वो किस तरह से करना है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी जो है हमारा डी पार्ट रहेगा, जिसका कि ऑप्शन सेकंड रह जाएगा, जो कि फंक्शनिंग ऑफ अ मैकेनिज्म जो है वो रहता है, क्या, पॉजिटिव इकोनॉमी। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर हमें मैच करना है परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड एंड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम देखें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, तो वहाँ से हमें लग रहा है वोकेबलरी के साथ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो है वो जा सकता है, जहाँ पर कि सिमिलैरिटीज़ और वोकेबलरी एंड इंफॉर्मेशन जो है वो हम देखते हैं। देन अगर हम देखें
परसेप्चुअल रीजनिंग तो वो हमारा रहेगा ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग एंड विजुअल पजल्स। देन हमारी वर्किंग मेमोरी है जिसमें कि हमारा डिजिट स्पैन और अर्थमेटिक जो है वो रहता है। अब हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वहाँ पर सिंबल सर्च कोडिंग जो है वो रहती है। तो ये हमारे राइट ऑप्शंस हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रहेगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको पिक करनी है। तो ए जो हमारा पार्ट है उसमें कहता है कि एजुकेशन इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एजुकेशन होती है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही मैटर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दोनों का ही जो मैटर है वो रहता है एजुकेशन। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ए जो है वो सब में ही गिवन है, 3 ऑप्शंस में गिवन है। तो यहीं से हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एग्ज़ाम में जो टाइम रहता है वो कम रहता है, तो हमें स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को पहले हमें देखना होता है। ऑप्शंस को देखने के बाद ही आंसर्स जो है कौन सा सही गलत होगा वो करेंगे। अगर हम पाँचों क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते रहेंगे तो टाइम जाएगा और जो है पता तो हमें चल ही जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड में क्या हमें दिया है। सो बी जो पार्ट इन्होंने दिया है, द स्टेट ऑफ कर्नाटका हैज़ इस्टेब्लिश्ड इट्स ओन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कमीशन टू रिव्यू NEP 2020 एंड टू गिव ऑल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर स्टेट। ये वाली जो स्टेटमेंट है इससे प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन बना हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि PYQs का कितना बड़ा रोल है। एज इट इज़ PYQ में से जो स्टेटमेंट है वो उठा के दे दी गई है। तो अगर किसी ने PYQ सॉल्व किए होंगे तो उन्होंने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया होगा। सो बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसके साथ ई जो है वो करेक्ट है, हम ये कह रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं ई वाली स्टेटमेंट। सो NEP 2020 प्रमोट्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन थ्रू फिलेंथ्रॉपी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो NEP 2020 है वो प्रमोट करती है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एजुकेशन में फिलेंथ्रॉपी के थ्रू। तो ये ई वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि बी और ई जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट। एनकाउंटर्स प्रॉब्लम इन। सो यहाँ पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं ह्यूमन की एबिलिटीज़ का, पर्सनैलिटी का। सो उसके लिए कौन सा जो टेस्ट है या एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे वीकेस्ट ऑप्शन जो है उसको देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड स्कोर्स जो होता है, जब हम 2 डेटा लेते हैं डेटा को कंपेयर करने के लिए ग्रुप में, उसमें हम स्टैंडर्ड स्कोर्स जो होते हैं वो बनाते हैं। सो ये ई जो ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो इट मीन्स दैट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसमें, जहाँ पर कि हम ह्यूमन एबिलिटीज़ को मेज़र करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सिलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स को हम सिलेक्ट करें। डेवलपिंग एजुकेशनल डिवाइसेस टेस्ट। देन थर्ड हमारा है क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स एंड डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस टू आइसोलेट द एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे 4 ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि हमारा 65th क्वेश्चन है। एक्चुअली 50 क्वेश्चंस जो है वो पेपर 1 के थे, तो 51 से जो है वो पेपर 2 के क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टाइलोरिज्म। टाइलोरिज्म जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, जहाँ पर कि इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जो कि पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो FW टाइलर थे उन्होंने ये दिया था, FW टाइलर, उन्होंने टाइलरिज्म जो है वो दिया था। सो जो सेकंड बी ऑप्शन यहाँ पर है कि इनिशियल नेम फॉर दिस अप्रोच वॉज शॉप मैनेजमेंट। देन थर्ड ऑप्शन हमारा है द थ्योरी वॉज डेवलप्ड इनिशियली विद इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फोर्थ ऑप्शन है इट वॉज गिवन बाय सैमुअल टाइलर।
तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, जो वीकेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इट वॉज गिवन बाय सिम्यूल टाइलर। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो टाइलरिज्म है वो जो है वो F.W. टाइलर ने दिया था। फ्रेडरिक विंसलो टाइलर जो है इनको कहा जाता है, तो इन्होंने दिया था ये। तो अगर हमें ये भी पता है कि टाइलरिज्म जो है वो दिया किसने, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्शन डी, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट है हमारा, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट रहेगा। तो अब नेक्स्ट नोट्स हमें करने हैं, नोट्स बनाने हैं, जिसमें कि हमें ये भी लिखना है कि इसे शॉप मैनेजमेंट कहा जाता है। और सबसे पहले ये जो थ्योरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है इनिशिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जहाँ पर हमें 2 लिस्ट जो है वो गिवन है, और अगर हम इन लिस्ट को देखें, यहाँ पर हमें फिलोसोफर्स के नेम गिवन है और वो किससे रिलेटेड है, कौन से बात से रिलेटेड है, वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम ईजीएस्ट देखते हैं, जो कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स दिया है, जो कि प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। ये सभी को पता है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है उसके प्रोपोनेंट चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को माना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है उसका 1 करेक्ट होगा। अगर हम देखें इन सारे ऑप्शंस में, तो बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो इसीलिए यहीं से हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम इतना कम होता है कि ये क्वेश्चंस तो फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल आते हैं, उनमें अगर हमने टाइम, इन ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर कि थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, उनमें हम लोगों को टाइम जो है वो कम मिलेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमें फटाफट से करना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और बाकी जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो भी हमें याद रखने हैं कि कौन सा जो फिलोसोफर है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए और हमसे पूछ लिया जाए। सो अगर हम यहाँ से देखें, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। तो ए का ग्राम जो साई है, इनका मार्क्सिज्म से ये रिलेटेड है, मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। देन हमारा जीन फ्रेंकोइज लियोटार्ड जो है ये रिलेटेड है पोस्ट मॉडर्निज्म से। देन नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, नेल नॉर्डिंग। नेल नॉर्डिंग जो कि सबको पता है फेमिनिज्म जो है इससे रिलेटेड है, फेमिनिज्म के लिए इन्होंने काम किया था। तो ये हमारे जो 4 ऑप्शन हैं ये हमें याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ पर कि हमें गिवन है फ्रॉम द गिवन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गैगनी अरेंज दीज इन सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पर गैगनी की जो 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। ये पेपर 1 के लिए भी हमारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिटेल वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट हम कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, उसमें ये वाला जो टॉपिक है वो कवर किया हुआ है, और उसमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से ये जो पोर्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर गैगनी ने 2 तरह के दिए थे इंस्ट्रक्शंस। एक तो पहला तो उन्होंने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे और 8 लर्निंग दी थी, वो भी हमने पढ़ी हुई है। तो अभी हम 9 जो इवेंट्स हैं इंस्ट्रक्शन, उनसे रिलेटेड जो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है उनको हमें सीक्वेंस में लगाना है, उसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो क्या रहता है, गेनिंग अटेंशन रहता है। तो ई अगर हम देखेंगे तो वो हमें 2 ऑप्शन में गिवन है, तो हमारे यहाँ से 2 जो ऑप्शन है ये कट गए, इन दोनों में से एक हमारा ऑप्शन रहेगा। सो सबसे पहले अटेंशन गेन करना होता है हमें क्लास में। जब हम जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस हमें किस तरह से देना है बच्चों को, उसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्लास में जाना है, एंटर करना है और अटेंशन जो है वो गेन करना है। अगर बच्चों का हमारी तरफ अटेंशन ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन गेनिंग अटेंशन रहेगा। देन उसके बाद हमारा रहता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं क्लास के वो हमें बताने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन है, जहाँ पर हमें डिस्क्राइबिंग गोल्स एंड इन्फॉर्म द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे उद्देश्य हैं क्लास के, कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे और क्या हमें उससे सीखने को मिलेगा, वो सब जो है हम बताते हैं क्लास में। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेकेंड पार्ट रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है वो डी में गिवन है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर कि हमें ई हमारा हो गया गेनिंग अटेंशन, देन सी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स वाला,
देन बी पोर्शन है कि हमें अब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हमने। अब हमें जो उनकी प्रायर नॉलेज है टॉपिक से रिलेटेड उसको रिकॉल कराना है और हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनको कितना नॉलेज है। जैसे कि अगर हम आज एजुकेशन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम कोई टॉपिक ले लें, लर्निंग की थ्योरीज ही हम अगर ले लेते हैं, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कितना पता है। देन उसके बाद हमारा जो डी पार्ट है कि अब प्रोवाइड गाइडेंस फॉर लर्निंग। अब हमें क्योंकि लर्निंग करानी है तो अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से हम लर्निंग जो है वो करेंगे। अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर गिवन है उसमें है कि प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि री इन्फोर्स जो है वो बच्चों को कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे कितने स्टेप थे, ये 5 जो है ये स्टेप थे। इससे आगे जो हमारा होता है वहाँ पर हमारा 6th में रहता है इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। देन उसके बाद 7th में हमारा रहता है कि प्रोवाइडिंग फीडबैक, जो भी पढ़ाया उसका फीडबैक जो है वो लेना होता है हमें। देन उसके बाद 8th में हमारा रहता है असेसिंग परफॉर्मेंस। देन जो लास्ट हमारा 9th रहता है उसमें एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो रहता है। तो ना जो लास्ट 9th वाला ऑप्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो लास्ट जो इसका इंस्ट्रक्शन रहेगा वो कौन सा रहता है, तो उसमें हमें क्या करना है, एनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र जो है वो रहता है ERT। रिटेंशन और ट्रांसफ़र जो है उसको एनहेंस करना है, बढ़ाना है। तो ये हमारे गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पर हमें क्रिएटिव कॉमन्स जो होते हैं CC, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लाइसेंसिंग एंड यूजेस फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमें जो क्रिएटिव कॉमन्स यहाँ पर दिए हुए हैं इनको हमें इनके लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो लगाने हैं, सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि सबसे जो ऊपर आएगा वो पब्लिक डोमेन होगा, PD जो होगा सबसे ऊपर होगा। तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी आ गया पब्लिक डोमेन। देन उसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स BY होता है। देन उसके बाद शेयर अलाइक होगा। देन उसके बाद हमारा नॉन कमर्शियल आ जाएगा। देन लास्ट में हमारा हो जाएगा नॉन डेरिवेटिव। तो इस तरह से जो इसकी सीक्वेंसिंग है वो रहती है। सो इस चार्ट के थ्रू हम क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंसेस हैं उनको डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें सारे कुछ गिवन है पॉइंट्स जो भी हमने देखे। और एक बार प्रीवियसली एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था इसके जो साइन होते हैं उनसे, जैसा कि अब क्रिएटिव कॉमन जो लिखे जाते हैं उसको कैपिटल C से लिखा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो साइंस गिवन है इनको हम पढ़ लेते हैं। CCBY अगर होगा तो उसमें हमारा इस तरह का साइन रहता है, और अगर शेयर अलाइक होगा तो वहाँ पर हमारा सर्कल के अंदर जो ऐसे एरो है वो बनता है। तो ये हमारा शेयर अलाइक का साइन रहता है। नॉन डेरिवेटिव में इक्वल का साइन आ जाता है। देन नॉन कमर्शियल में जो डॉलर है उसको काट दिया जाता है, तो ये हमारा नॉन कमर्शियल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो साइन है ये हमें याद रखने हैं। ये भी एक बार साइन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे एक बार। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है हमें गिवन है, और डिफरेंट जो हमारी लाइसेंसिंग होती है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं। तो कॉपी एंड पब्लिश हो गया सबसे पहले। देन एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। देन कमर्शियल यूज़, मॉडिफाई एंड अडेप्ट एंड चेंज लाइसेंस। तो इस तरह से ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो अलग अलग जो हमारी लाइसेंसिंग है उनमें डिफरेंट रहते हैं। तो अगर हम CCBY देखें तो यहाँ पर हमारे सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो रहेंगे। सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं CCBY के अंदर। नेक्स्ट जो है इसको डिटेल में आप देख सकते हैं चार्ट को, और इसको हमें याद रखना है क्योंकि इनसे भी हमसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक चीज़ और जो हमसे पूछी गई थी जहाँ पर कि CC0 पूछा गया था, जो कि होता है सो इसमें होती है विद नो कंडीशंस। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था CC0 के बारे में, जहाँ पर कि कहा जाता है कि कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं होती है इसमें, विद नो कंडीशंस जो है वो
रहता है ये क्वेश्चन आया था जब हमारा एग्ज़ाम जून में हुआ था और जो कैंसिल हो गया था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन बना था, तो ये भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दो लिस्ट जो है वो गिवन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ईजीएस्ट अगर हम ऑप्शन देखें तो वो फ्रॉइड है, जिसको कि साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है वो उन्होंने दी थी, साइको सेक्सुअल अप्रोच भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर तो डी का 1 अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो ये ईजीएस्ट जो क्वेश्चन है उसे हम कह सकते हैं। और अगर हम देखें मैस्लो का हमें पता है ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो इन्होंने दी थी, जहाँ पर हम मैस्लो की हायरार्की भी पढ़ते हैं, नीड्स की जो थ्योरी होती है वो हम पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अनदर वीडियो में। देन नेक्स्ट हमारा बी है, बी का हमारा जो आंसर है वो थर्ड है, एरिक्सन, जो कि लाइफ स्पैन अप्रोच जो है इन्होंने दी थी। और सी का हमारा फोर्थ ऑप्शन है, शेल्डन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो अप्रोच है वो दी थी। तो ये चारों ही हमें याद रखने हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम में हो सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए और हमें उनसे पूछ लिया जाए, तो ये हमें याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल थ्योरी द मेन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, और एडम स्मिथ जो है इन्होंने रैशनल चॉइस थ्योरी भी दी थी, RCT। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन है एज कैपिटल, उन्होंने उनको देखा, ऐसा इनका मानना था। कहना था कि एजुकेशन जो है वो पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और उससे वेजेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं किसी पर्सन की। तो एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी और वेजेस से लिंक होती है, ऐसा जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस जो है वो हमें गिवन है। यहाँ पर हायर वेजेस, इंडिविजुअल ग्रोथ, वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ कंट्री, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में कहा गया है कि जो एजुकेशन है, इन्होंने यही बोला कि एजुकेशन का बेनिफिट क्या है वो पूछा है, अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनका कहना है कि एजुकेशन से हायर वेजेस होते हैं, और पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपके वेजेस भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ऑप्शन जो है वो हमें ए और ई, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, तो इसका राइट ऑप्शन ए और ई हो जाता है। ये एबिलिटी और स्किल की भी बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर एबिलिटीज़ और स्किल्स भी होनी चाहिए। और जहाँ पर एक और थ्योरी है इसके थोड़ा सा जो सिग्नलिंग थ्योरी है, जो कि माइकल स्पेंस ने दी थी। अब सिग्नलिंग थ्योरी कहती है कि जो एजुकेशन होती है वो वेजेस को रेज करती है, बिकॉज जो एजुकेशन के लेवल होते हैं वो एक सिग्नल की तरह काम करते हैं। जो एजुकेशन हमने ली है वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक सिग्नल की तरह काम करते हैं, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी की कोई बात नहीं होती सिग्नलिंग थ्योरी के अंदर। सिग्नलिंग थ्योरी वालों का कहना होता है कि सिर्फ जो एजुकेशन है वो एक सिग्नल की तरह है और वो आपके वेजेस को तो हमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है वो हम सबसे पहले लेंगे, कि हमें जो मूर्त एक एक्सपीरियंस लेते हैं हम खुद से करके देखने का, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस जो है वो सबसे पहले लिया जाएगा। तो सी जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शंस में गिवन है। तो अब यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन कौन सा आएगा वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी के बाद या तो बी आएगा या ए आएगा। तो बी जो ऑप्शन है उसमें हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स मेक देयर ओन ऑब्जर्वेशंस, और ए कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन जो होता है ये तो काफ़ी लेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चले गए हैं, अमूर्त जो चिंतन होता है वहाँ पर चले गए हैं। तो वो ए पार्ट यहाँ पर पहले नहीं आएगा, यहाँ पर बी पार्ट ही पहले आएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जहाँ पर कि स्टूडेंट खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हमने लिया उसके बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन ई होगा रिफ्लेक्शंस, अब हम कुछ जो ऑब्जर्व हमने किया हम कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ थिंकिंग हमारी डेवलप होगी। देन ए हमारा आएगा कि अब हम जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये हायर लेवल की होती है, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है उनको बना लेते हैं और चीज़ों को हम जनरलाइज जो है वो कर पाते हैं, सामान्यीकरण उनका कर पाते हैं। देन ए हमारा डी पार्ट जो है सबसे लास्ट होगा, जहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि टेस्टिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशंस में हमें
जो कॉन्सेप्ट है उनको इम्प्लाई करना है। तो ये हमारा रहेगा सीक्वेंस 2 का आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें अप्रोचेस गिवन है और उनके की क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड क्या बनेंगे वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहला हमारा एथनोग्राफी है, इथोलॉजी है, एथनो मेथडोलॉजी है एंड फिनोमिनोलॉजी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शंस में से जो हमें ईजीएस्ट दिख रहा है वो यहाँ पर कल्चरल पैटर्न्स की स्टडी है एंड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ग्रुप इन इट्स नेचुरल सेटिंग। तो नेचुरल सेटिंग में हम कल्चरल जो पैटर्न्स हैं उनका जो स्टडी करते हैं वो हमारा एथनोग्राफी होता है। तो ए का जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ से हमें कोई और ऑप्शन सर्च करना है जिससे हमारा राइट ऑप्शन निकल जाए, क्योंकि ए का 4 जो है वो 2 ऑप्शन में करेक्ट गिवन है हमें। अब हम देखते हैं, हम फिनोमिनोलॉजी अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारा रहता है एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटी जो है वो हमारी फिनोमिनोलॉजी के अंदर आता है कि जो हुआ है एक्चुअल में उसको स्टडी किया जाता है। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। तो ये डी का सेकेंड ऑप्शन होगा जो बिल्कुल करेक्ट है। बट 3 यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है। तो हम देख सकते हैं हमारा इथोलॉजी का आंसर, जो हमारा इथोलॉजी है वहाँ पर रहता है कि हाउ डू द ओरिजिन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ कंपेयर टू वन अनदर। तो यहाँ पर हम क्या करें, अलग अलग सोसाइटीज़ के जो कल्चर है उनको कंपेयर करेंगे, तो वो हमारा इथोलॉजी रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। ए का अगर सी का पार्ट देखें, सी का हमारा थर्ड है एथनो मेथडोलॉजी, जहाँ पर क्या होता है, हाउ डू पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेड वे। तो सोशली एक्सेप्टेड वे में किस तरह से हम अपना बिहेवियर जो है वो कर सकते हैं, मेथड क्या है कि किस तरह से हमें रहना है। इसको हम इस वे में भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तो हम कुछ ना कुछ मेथड से पढ़ते हैं। किसी का मेथड है कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई मेथड यूज़ करते हैं, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, या लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, या एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हम खुद भी पढ़ रहे हैं तो अलग अलग मेथड से हर कोई जो है वो पढ़ता है। किसी को रात को समझ में आता है, किसी को दिन में अच्छा लगता है, तो सबका अपना लर्निंग का पैटर्न होता है एक। तो उसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो कैसे बिहेव करना है, वो भी क्या है, एक वे है कि इसी तरीके से हमें सोसाइटी में रहना है। जो सोशली एक्सेप्टेड जो बिहेवियर होता है उस तरह से रहना है, तो उसको एथनो मेथडोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है उसका थर्ड आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73rd, प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डिक एंड कैरी मॉडल दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एडी मॉडल। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है कि क्या कौन सा जो पार्ट है वो उन दोनों को अलग करता है। सो यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है, एनालिसिस ऑफ इवैल्यूएशन, एडी मॉडल में भी इवैल्यूएशन होता है और इसमें भी होता है। देन क्लियर लर्नर एनालिसिस, इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एट ईच स्टेप, सीक्वेंशियल एंड लीनियर डिज़ाइन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एट ईच लेवल जो है वो डिक एंड कैरी मॉडल में रहता है। तो इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये चीज़ है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट जो है, डिस्टिंग्विश जो है वो करती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर असेसिंग फुल एकेडमिक आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज इज़। तो इनमें से कौन सा जो है वो ऑनलाइन रिपोजिटरी है। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि हमें अगर कोई आर्टिकल पढ़ना है या कोई रिसर्च पेपर पढ़ना है तो हम कौन सी जो साइट है या कौन सी जो रिपोजिटरी है उस पर जाते हैं। तो रिसर्च गेट जो है इसका राइट आंसर है, नंबर 1 जो होगा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है, पुट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिटेड रेटिंग एटीट्यूड स्केल इन अ करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर रेटिंग स्केल जो है इसका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आइटम रेटिंग जो है वो सबसे पहले होगी। तो इसमें सी पार्ट जो है वो 2 में गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि आइटम रेटिंग है। देन उसके बाद ई तो हमें गिवन ही है दोनों में ही, तो ई आ जाएगा। प्री ट्राई आउट हो जाएगा, आइटम रेटिंग के बाद प्री ट्राई आउट जो है वो लिया जाएगा। देन
हमारा डी ऑप्शन है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल ट्राई आउट, और बी ऑप्शन आएगा कि कैलकुलेशन ऑफ आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है वो आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनल ट्राई आउट, देन बी आएगा कि कैलकुलेशन ऑफ आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो, देन ए पार्ट सिलेक्शन ऑफ फाइनल आइटम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, जहाँ पर हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। मैच द एग्जांपल्स विद इंडियन मेथड्स ऑफ नोइंग प्रमाणा। तो प्रमाणा के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं, उनको हमें मैच करना है। जो प्रमाणा है वो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है उसको कहा जाता है, जहाँ पर कि हम नॉलेज का क्या मीन है, वैलिड क्या सोर्स है वो देखते हैं। अब यहाँ पर 6 टाइप के प्रमाणा होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमाना, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि एंड शब्द। तो ये 6 तरह के प्रमाण जो हैं ये होते हैं। ये पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट है, वो भी उसमें भी हमें इसे पढ़ना होता है, और इस बार के पेपर में उसमें से भी क्वेश्चन जो हैं वो बने हुए थे, तो इनको हमें याद रखना है। सो जो प्रत्यक्ष है, परसेप्शन भी जिसको कहा जाता है कि सेंस ऑर्गन के थ्रू जो नॉलेज गेन होती है उसको हम उसके अंडर देखते हैं। देन हमारा हम बोलते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो अनुमान आता है, जिसको कि इन्फेरेंस जो है वो बोला जाता है, जिसमें कि अनुमान जो है वो लगाया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड जो पार्ट हमारा था उसमें आता है हमारा उपमना, जिसको कि कंपैरिजन बोला जाता है। उपमना को कंपैरिजन जो है वो बोला जाता है, इसमें हम कंपेयर करेंगे, इसके अंदर एनालॉजी जो है वो आती है। देन नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है वहाँ पर हमारा अर्थपत्ति आता है, जिसमें कि जिसके अंदर हम अजम्पशन लगाते हैं या इम्प्लीकेशन जो है वो करते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ को अज्यूम जो है वो किया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो हाइपोथेटिकल जो नॉलेज होती है उसके बारे में यहाँ पर बात जो है वो करी जाती है। देन नेक्स्ट जो हमारा अनुपलब्धि होता है, जिसको कि ए परसेप्शन भी कहा जाता है, कि कोई चीज़ का क्या है, एब्सेंस है, एब्सेंस जो है वो यहाँ पर शो होता है। अनुपलब्धि, अनुपलब्ध है मतलब अनुपलब्धि हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है शब्द, जहाँ पर कि वर्ड्स की बात होती है, कोई भी चीज़ जो रिटन है या बोली गई है, वर्बल टेस्टमनी इसको कहा जाता है। तो शब्दों के माध्यम से यहाँ पर जो ज्ञान जो है उसको लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो 6 प्रमाण है ये रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। डिटेल वीडियो जो है वो हम पढ़ेंगे और उसमें इनको हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर जो हमें एग्जांपल्स इनके गिवन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो एग्जांपल्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, और कई बार तो एज इट इज़ ही पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थपत्ति देखते हैं, जहाँ पर कि हमने कहा था कि इसमें हम क्या लगाते हैं, असम्पशन लगाते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ होगा, या ऐसा हाइपोथेटिकल जो एक नॉलेज है वो यहाँ पर बनाई जाती है। तो ए का अगर हम देखेंगे तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ही डज नॉट ईट इन डे टाइम, ही इज़ फैट, ही ईट्स इन नाइट। तो अर्थपत्ति जो है उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा वो दिन में तो नहीं खाता लेकिन वो फैट भी है, तो इसका मतलब वो कब खाता होगा, रात को खाता होगा। तो इसलिए जो अर्थपत्ति है इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ए का थर्ड अगर हम देखें तो ए की ऑप्शन में गिवन है, अगर हमें एक ही भी आता है तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, जहाँ पर कि हम अभाव कह रहे हैं किसी चीज़ का। सो यहाँ पर हम देखेंगे अ चेयर इज़ नॉट अ टेबल, बी का जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन थर्ड का देखेंगे सी का उपमाना, जहाँ जिसको कि हम कंपैरिजन कह रहे हैं, एनालॉजी कह रहे हैं, तो सी का 4 गिवन है, जहाँ पर कि दिस काउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक काउ। यहाँ पर हम कंपेयर करें कि ये काउ जो है वो डोमेस्टिक काउ से डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, नील गाय हो सकती है ये। देन शब्दा जो है इसका 1 पार्ट होगा, जहाँ पर कि क्रॉन्च शेल इज़ नॉट अ बोन अकॉर्डिंग टू वेदास। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदा में कुछ बोली हुई बात है, वर्बल टेस्टमनी शब्द की बात करें, जिसमें हम शब्दों के माध्यम से ज्ञान को जो है वो लेते हैं। तो क्रॉन्च शेल जो है एक बोन नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, वेदास के अकॉर्डिंग, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो डी का नंबर 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इनका हमें जो की पॉइंट्स है वो याद रखने हैं कि अच्छा कौन सा जो प्रमाण है वो क्या बात कहता है, उसी से हमारे आंसर्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। और एक एक एग्जाम्पल जो है वो हमें सबके याद रखने हैं, समटाइम्स जो डायरेक्ट एग्जाम्पल है वो पूछ लिए जाते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द वाइगोट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वाइगोट्स की जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी उनकी थ्योरी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरह से हेल्प करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वाइगोत्स्की ने 2 कॉन्सेप्ट और दिए थे, एक तो ZPD दिया था और एक स्कैफोल्डिंग जो है वो दिया था। सबसे पहले हम ZPD देखते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ZPD होता क्या है। एक जो चाइल्ड है वो कुछ काम जो है वो खुद से कर सकता है, व्हाट आई कैन डू, जो मैं कुछ काम खुद से कर सकती हूँ। और कुछ चीज़ होती है व्हाट आई कान डू, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। और उसके बीच में एक जो पॉइंट होता है जहाँ पर कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, जो मैं किसी की हेल्प के थ्रू कर सकती हूँ। तो वही जो काम जो मैं किसी की हेल्प के थ्रू कर सकते हैं, जो इन दोनों के बीच का गैप है, उसी को ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो काम मैं किसी की सहायता के थ्रू कर सकती हूँ, तो वो हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रहता है। इससे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो कि आता है स्कैफोल्डिंग। जो स्कैफोल्डिंग होता है वो एक टेम्पररी हेल्प होती है जो किसी चाइल्ड को दी जाती है ताकि वो कोई कार्य जो है उसको सीख पाए। तो ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं। यहाँ पर अब हम ऑप्शंस देखते हैं, हमारे कौन कौन से ऑप्शंस जो है गिवन है। नोट का हमें ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहला है चाइल्ड्स कल्चरल डेवलपमेंट अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट ऑन सोशल लेवल देन लेटर ऑन इंडिविजुअल लेवल। तो एक जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो 2 तरीके से, पहले सोशल लेवल पे होता है फिर इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ये इनका कहना है फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी थ्योरी ही किस पे बेस है, सोशियो कल्चरल पे बेस है कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग। ये भी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने कहा ही है कि एक कल्चरल सेटिंग में, इन्वायरमेंट में, वहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है। थर्ड पॉइंट है कि इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शन कम्स फर्स्ट देन लेटर साइकोलॉजिकल, इंटर साइकोलॉजिकल। तो अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी, क्योंकि इंट्रा साइकोलॉजिकल फंक्शन को फर्स्ट कह रहे हैं ये, ऐसा नहीं था। वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने कहा था कि हम इंटरेक्शन करके सोसाइटी में रह के जो चीज़ें हैं उनको सीखते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इंट्रा साइकोलॉजिकल, पहले हम खुद की बात कर रहे हैं, खुद से सीखेंगे, उसके बाद ही हम जो है इंटर साइकोलॉजिकल मतलब हम इंटरेक्शन करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप इसका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं ऑप्शन एक बार। डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़ इनटू इंटरनलाइज्ड प्रोसेस। तो डेवलपमेंट जो होता है वो अगर सोशल सेटिंग में हो रहा है तो वो कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड, कि सबसे पहले हम कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो वही यहाँ पर है कि डी ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 में डी है, सो ये ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब जो ए है प्रिपेयरिंग सैम्पलिंग फ्रेम, तो ए सेकंड ऑप्शन है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट अब जो थर्ड ऑप्शन आएगा वो अप्लाई द सैम्पलिंग टेक्निक आएगा, या आएगा बी वाला या सी वाला। सी वाला ऑप्शन है हमारा एडमिनिस्टर द टूल। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है अप्लाई द सैम्पलिंग टेक्निक आता है, देन उसके बाद एडमिनिस्टर द टूल जो है वो आएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहता है, जहाँ पर कि यूनिवर्स डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड, देन प्रिपेयरिंग सैम्पलिंग फ्रेम, देन हमारा आ जाता है
अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक एंड देन एडमिनिस्टर द टूल। तो इस तरह से बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें पूछा गया है द फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन टू टेस्ट स्पेलिंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉज यूज्ड बाय। पहला रिटन एग्जामिनेशन जो लिया गया था स्पेलिंग अचीवमेंट चेक करने के लिए बच्चों की, वो किन्होंने लिया था? तो वो यूज़ किया था जोसेफ एम राइस ने। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज एंट्रेंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रियम्बल से क्वेश्चन जो आया हुआ है, प्रियम्बल हमारे सिलेबस में भी गिवन है, तो हमें इसको पढ़ना है। इससे भी पहले एग्जाम्स में प्रियम्बल से क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल देख लेते हैं, देन इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारी NCERT बुक होती है उसके फ्रंट पेज में ही हमें प्रियम्बल जो है वो गिवन रहता है। सभी को प्रियम्बल जो है वो पता होना चाहिए, और इससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमारे पेपर 2 एजुकेशन में। यहाँ पर प्रियम्बल की कुछ लाइंस जो हैं वो हमें याद रखनी है, देख लेते हैं। We the people of India, having solely resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो हमें याद रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रियम्बल में मेंशन है। अब यहाँ पर हमें एक बार और क्वेश्चन बना था कि जो कुछ पॉइंट्स हमें देते कि इसमें से कौन सी चीज़ें प्रियम्बल में मेंशन है। तो उसमें हमारे ऑप्शन थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, ये भी हमें याद रखनी है। एक्सेप्ट दैट जो ऊपर हमने ये लाइंस पढ़ी ये भी प्रियम्बल में मेंशन है, तो ये भी हमें याद रखनी है। तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली जो पॉइंट्स, तो हमने देखा कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें मेंशन है सेक्युलरिज्म, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है अ जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो इज अ। तो अकॉर्डिंग टू UGC नेट आंसर की, NTA के आंसर की के अकॉर्डिंग जो इन्होंने आंसर की दिया है वो फिनिश्ड पोर्टफोलियो दिया है। तो यही इसका आंसर है कि जॉब एप्लीकेशन का जो पोर्टफोलियो है उसको फिनिश्ड पोर्टफोलियो कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन 2021 आई टैप which of the following degree will be the outcome of 4-year integrated teacher education program। तो जो 4-year integrated teacher education program है उसमें जो हम डिग्री होल्ड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा नंबर 1 है, जहाँ पर BA BEd, BSc BEd, BCom BEd जो है इस कोर्स को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें 2 लिस्ट गिवन है और हमें यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया है करिकुलम एज अ प्लान। ये किन से रिलेटेड है वो हमें बताना है। करिकुलम एज एन एक्सपीरियंस, करिकुलम एज अ सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर करिकुलम एज अ प्लान जो है वो टाइलर और हिल्डा टाबा से रिलेटेड है। तो एक ऑप्शन जो थर्ड रहेगा, अगर हमें एक ही ऑप्शन भी आता तो भी हमारा आंसर जो है वो बन जाता। अदर ऑप्शंस भी हमें याद करने हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई हमें ऑप्शन पूछ लिया जाए। तो बी का जो राइट ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा। करिकुलम एज ए एक्सपीरियंस जो है वो क्रो एंड क्रो ने दिया। करिकुलम एज अ सब्जेक्ट मैटर ये था डॉल का। करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव ये है BF स्किनर का। तो ये हमें याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें किया है द टर्म ट्राइएडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन इज एसोसिएटेड विथ। तो ये एसोसिएटेड है बेंड्यूरा की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द T score of a particular score in data set is 50. If each score of data set is multiplied by 10, what will be the new T score of that particular score। तो यहाँ पर हमें बताया कि T स्कोर जो है वो 50 है। अगर जो हर एक सेट है डेटा का उसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो T स्कोर क्या होगा, नया चेंज वाला। इस क्वेश्चन में होता यह है कि जो T स्कोर होता है वो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो मीन और इंडिविजुअल स्कोर और जो SD होता है वो तीनों ही प्रोपोर्शनली चेंज होते हैं। तो इसलिए इसका जो T स्कोर है वो सेम रहता है, जो यहाँ पर गिवन है वही इसका T स्कोर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से ट्रू कौन सी है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे, Alfred Adler disagrees with the Freud's idea that the cause of human emotionality was unconscious conflicts। तो जो एल्फ्रेड एडलर थे वो डिसएग्री करते थे फ्रॉइड के आइडिया से, क्योंकि जो फ्रॉइड है वो बात करते हैं तीन तरह के मन की लेयर की, जहाँ पर कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो माइंड था उन्होंने कहा था। तो वो कहते हैं कि जो एडलर है उनका कहना है कि वो डिसएग्री करते थे कि ह्यूमन की इमोशनैलिटी जो होती है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, इस बात को वो डिसएग्री करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बी स्टेटमेंट देखेंगे। एरॉन बैक डेवलप्ड कॉग्निटिव साइकोथेरेपी इन 1960s। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जहाँ पर कि जो एरॉन बैक है उन्होंने कॉग्निटिव साइकोथेरेपी जो डेवलप की थी 1960s में ही करी थी। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी केम इनटू यूजेस अराउंड 1950s। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी है वो 1960s में यूज़ हुई थी। तो यही स्टेटमेंट ठीक है। तो यही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो एरॉन बैक ने दी थी वही है ये। तो ये 1950 में नहीं, 1960 में ही यूज़ में आई थी। अब नेक्स्ट एक पॉइंट हमारा है, इन ABC मॉडल C रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट इमोशन और बिहेवियर। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ABC मॉडल जो है एटीट्यूड का मॉडल है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। और ई पार्ट हमारा है कि इन ABC मॉडल ए रिप्रेजेंट एसिमिलेशन। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमारी। जो ए होता है वो अफेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम थोड़ा ABC मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इसमें जो हमारे करेक्ट ऑप्शन हुए वो A, B और जो D है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट जाएगा। अब हम ABC, अब यहाँ पर हम ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड देखते हैं, जो कि किसने दिया था, एल्बर्ट एलिस ने दिया था। एल्बर्ट एलिस ने जो है वो REBT थेरेपी भी दी थी, जो कि है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका पार्ट ABC जो मॉडल है वो रहता है। सो ABC मॉडल है क्या, इसको हम देखते हैं, जहाँ पर कि A जो है वो अफेक्ट है, देन B बिहेवियर है एंड C कॉग्निशन रहता है। अब इन्होंने कहा था कि जो एक एटीट्यूड होता है ह्यूमन का वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि अफेक्ट जो है, द वे अ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, द वे अ कंज्यूमर फील्स इमोशन अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमें कोई सामान खरीदना है तो हमारा उसके प्रति एक एटीट्यूड रहता है, एक इमोशन और फीलिंग जो है उससे जुड़ जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई लाइक हाई हील्स। अब मुझे क्या पसंद है, हाई हील्स पसंद है। अब इसके साथ बिहेवियर कैसे जुड़ा है, पर्सन्स intentions to do something with regard to an attitude object। अब हमें कुछ करना है, उसके लिए हमारा एटीट्यूड किस तरह का है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि आई विल बाय हाई हील्स इफ़ आई गो टू द मॉल। अब मैं सोच ये रही हूँ कि मेरा बिहेवियर क्या निकल के आ रहा है कि मैं हाई हील्स खरीदूँगी जब मैं मॉल जाऊँगी। तो वो मेरा इंटेंशन हो गया उसको खरीदने का। अब कॉग्निशन इसके साथ जुड़ गया, थर्ड पार्ट, बिलीव्स अ कंज्यूमर हैज़ अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अब उसके साथ एक बिलीव जो है जुड़ा रहेगा, तो वहाँ पर वो कॉग्निशन को शो करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, आई बिलीव हाई हील्स मेक मी गॉर्जियस। तो अब मेरा ये बिलीव है कि हाई हील्स जो हैं वो मेरे को क्या दिखाएंगे, गॉर्जियस दिखाएंगे। तो ये 3 पार्ट जो हैं वो रहते हैं। ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड जो है वो रहेगा। यहाँ पर कंज्यूमर है, सो यहाँ पर हमने देखा था
डी पार्ट में इन ABC मॉडल हमने देखा था कि सी जो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर, वो हमने देखा कि जो सी है वो जो हमारा पहला पार्ट अफेक्ट और जो बी वाला पार्ट है बिलीव, उसका क्या है रिजल्टेंट है, उसका परिणाम है सी वाला पार्ट। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ए भी हमने देख लिया था, ए का मतलब अफेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्रॉइडियन साइको एनालिटिक अप्रोच। तो फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक अप्रोच है उससे कौन सा रिलेटेड नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पर। सो इट रेफर्स टू द रॉ unorganized inherited part of personality. Superego has two subparts, conscious and the ego ideal. Ego defense mechanisms have adaptive values. Superego helps to control the ego impulses. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जहाँ पर ये बोला गया है कि सुपर ईगो हेल्प्स टू कंट्रोल ईगो इम्पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग पोका योके। सो करेक्ट कौन सा है हमें ये बताना है। तो पोका योके जो मेथड है वो दिया था शिगियो शिंगो ने, और ये मेथड यूज़ होता है मिस्टेक प्रूफिंग के लिए। अर्लियर इस मेथड को बाका योके बोला जाता था जिसका मीनिंग होता था फुल प्रूफिंग। 3 टाइप्स के ये मेथड होते हैं, पहला कॉन्टैक्ट होता है, दूसरा फिक्स्ड वैल्यू होता है और तीसरा मोशन स्टेप होता है। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, द टर्म पोका योके ओरिजिनेटेड विद जापानीज बाका योके। तो पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमारा है, द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ पोका योके आइडेंटिफाइज डिफेक्ट्स थ्रू फिजिकल एट्रीब्यूट्स। सेकेंड पार्ट भी हमारा ठीक है कि जो कॉन्टैक्ट मेथड होता है वहाँ पर जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करे जाते हैं वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के थ्रू करे जाते हैं। सी पार्ट है, द फिक्स्ड वैल्यू मेथड ऑफ पोका योके इज यूज्ड इन प्रोसेस विद नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। तो जो सी पार्ट है वो गलत है। यहाँ पर क्या होता है, जो फिक्स्ड वैल्यू मेथड होता है उसमें नंबर ऑफ जो सेट होते हैं या एक्शंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो फिक्स होते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने कौन कौन से एक्शंस जो लेने पड़ेंगे वो इसमें क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। डी पार्ट देख लेते हैं, द मोशन स्टेप मेथड ऑफ पोका योके डिटरमाइंस वेदर प्रेस्क्राइब्ड स्टेप्स आर कंप्लीटेड इन ऑर्डर। तो मोशन स्टेप मेथड वाला जो है ये करेक्ट है, जहाँ पर कि हम डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टेप्स है कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। तो डी पार्ट भी ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम, फिलोसफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग कंप्राइजिंग इनसाइट प्लेटो इम्प्रेशन लॉक रूल कांट इज वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, इजराइल शेफलर जो है ये इसका आंसर है। आपको आता है तो आता है, नहीं तो फटाफट करके हमें आगे बढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, जहाँ पर हमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल बताना है। उसके हमें स्टेप्स बताने हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो मॉडल होता है उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, इनको सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए पार्ट जो है वो सबसे पहला ऑप्शन है। सो ए आइडेंटिफाई द जनरल कॉम्पिटेंसीज। तो जनरल कॉम्पिटेंसीज जो है सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारा है ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटेंसीज इनटू स्पेसिफिक थीम। अब पहले हमने एक जनरल कॉम्पिटेंसी फाइंड कर ली, अब हम उसको स्पेसिफिक में ले जाएंगे। देन क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसको हम क्रिएट कराएंगे। देन नेक्स्ट हमारा होगा असेसिंग कॉम्पिटेंसीज। देन जैसा कि हमें पता है कि लास्ट में ही इवेल्यूएशन जो है हमारा होता है, तो इवेल्यूएशन पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो 3rd बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, 1987 NCERT launched the project on integrated education for disabled in conjunction with।
तो यहाँ पर पूछा गया एनसीईआरटी ने जो लॉन्च किया था PIED, वो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया था, तो वो यूनिसेफ यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट जो है किस पर बेस होता है। वाइल इंडिविजुअल इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी, एग्रीगेट इवेंट्स कैन। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, जहाँ पर कि इंडिविजुअल इवेंट्स जो हैं वो एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं हो पाते, लेकिन एग्रीगेट इवेंट्स जो हैं वो हो पाते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। अ नेशनल करिकुलर पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 8 विल बी डेवलप्ड बाय। तो जो ये है हमारा नेशनल करिकुलम, जैसे कि हमें पता है जो करिकुलम बनाते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए वो NCERT बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा NCERT जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्ट टीचर टॉक कैटेगरी ऑफ फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन आया है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम से, जिसमें कि हमारी 10 कैटेगरीज होती हैं और यहाँ पर वर्बल जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे। सबसे पहला हमारा रहता है टीचर टॉक, देन हमारा रहेगा स्टूडेंट टॉक, और जो थर्ड होता है वहाँ पर साइलेंस होता है और कन्फ्यूजन जो है वो रहता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला रहता है टीचर टॉक, जहाँ पर कि 1 से लेकर 7 तक की कैटेगरीज रहती हैं। देन स्टूडेंट टॉक जो रहेगा वहाँ पर 8 से लेकर 9 तक की कैटेगरीज रहेंगी, और जो साइलेंस होता है वो एक होता है 10th वाला जो है वो साइलेंस रहता है। साइलेंस, पॉज और कन्फ्यूजन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है टीचर का डायरेक्ट टॉक। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टॉक पूछा गया है और ऑप्शन में हमें इनडायरेक्ट जो टॉक है वो दे दी गई है। सो ये क्वेश्चन जो है हमारा ड्रॉप हो गया था। तो अब हम देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टॉक होते हैं जो कि हमारे 1 से लेकर 4 तक रहते हैं, और जो डायरेक्ट टॉक होते हैं टीचर की वो हमारी 5 से लेकर 7 तक रहती है। 4 से लेकर 1 से लेकर 4 तक की जो इनडायरेक्ट टॉक होती है टीचर की, उसके अंदर हमारा रहता है AEI। जैसे हम वॉवल्स पढ़ते हैं AEIO, U पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें AEIO की जगह Q करना है इसको। ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट टॉक। तो यहाँ से A से हमारा सबसे पहले एक्सेप्ट फीलिंग्स होता है, देन एनकरेज होता है, फिर आइडियाज़ होते हैं जो बच्चों के लेने होते हैं, देन क्वेश्चनिंग जो है वो रहता है। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब इसके बाद इसी में जो डायरेक्ट टॉक रहता है वो होता है LG से, जो निमोनिक है वो याद किया है मैंने, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी, ये रहेगा। ये क्या रहते हैं हमारे डायरेक्ट टॉक। ये ऑप्शन में होने चाहिए थे, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हमें इनडायरेक्ट टॉक के दे दिए हैं, और उनमें भी यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग है वो गलत है, तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा 8 और 9 रहता है, जिसमें कि हम स्टूडेंट टॉक कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट टॉक रहेगा पहला 8th वाला, जहाँ पर कि जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। फिर 9th वाले में स्टूडेंट टॉक रहता है, जहाँ पर कि बच्चे जो है वो इनिशिएट करते हैं, स्टूडेंट इनिशिएट करते हैं। तो ये हमारा रहेगा इस तरह से। और 10th में हमारा साइलेंस रहता है। इसको हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम इतना समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर कि हमारा पूछा गया हमसे द 4 बेसिक लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाइड बाय बिल रैडिन वर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 4th वाला है, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड एंड सेपरेटेड। तो ये हमारा जो है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एज पर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल हैव द फॉलोइंग फंक्शन। तो नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम जो है उसके कौन से फंक्शंस होंगे, NEP 2020 में क्या मेंशन है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है कि एनविजन स्ट्रेटेजिक thrust area in education technology, then articulate new directions for research and innovation। ये ऑप्शन तो होंगे ही होंगे, A और B। अगर हम यहाँ से देखें कि A और B दोनों ऑप्शन होंगे, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर दोनों जो है साथ में सेकंड ऑप्शन में ही है। तो हम D ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोवाइड इंडिपेंडेंट
एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है वो ए, बी और डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, जहाँ पर हमें दो लिस्ट गिवन है और इवैल्यूएशन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो मास्टरी, डिसीजंस, एवरेज आईक्यू, इवैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस। अगर हम ये देखें कि गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस हम किस में करते हैं, तो वो हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो हमारा होता है उसमें करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दिया हुआ है। और मास्टरी जो होती है, मास्टरी डिसीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो हम क्राइटेरिया रेफरेंस्ड में करेंगे। तो ए का जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ए का थर्ड दो में है और हम देख सकते हैं कि डी का सेकंड जो है इन दो में है, तो यहीं से हमारा आंसर जो है वो सेकंड निकल जाएगा। अब हम बी वाला चेक कर लेते हैं, जिसमें कि हमें एवरेज आईक्यू दिया गया है, जिसका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नॉर्म रेफरेंस जो है इसका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा सी जो है, सी का 1 है, इवैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, समेटिव इवैल्यूएशन रहेगा। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर कि हमें द मेन करिकुलर एरिया एज पर NCFTE 2009 पूछा गया है कि इसके मेन करिकुलर एरिया कौन कौन से थे। तो सबसे पहला हमारा है करिकुलम एंड पैडागॉगी, देन हमारा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल इंटर्नशिप एंड लर्नर असेसमेंट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा उसमें हमारा एक तो रहेगा करिकुलम एंड पैडागॉजी, देन नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड डी स्कूल इंटर्नशिप जो है राइट ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम, जहाँ पर हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। गलत कौन सी स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1992। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ये 1992 में ही आया था, RCI एक्ट जो है। नेक्स्ट हमारा है PWD जो एक्ट है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज मॉडिफाइड इन 2010। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो PWD एक्ट था वो RPWD एक्ट से रिप्लेस हुआ था, मॉडिफाइड हुआ था, वो आया था 2016 में। नेक्स्ट हमारा जो सी पार्ट है, UNCRPD टॉक्स अबाउट द कंपलसरी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी जो है हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट डी पार्ट है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम RTE एक्ट 2009। सो जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी एक्ट है वो हमारा 2006 में आया था। तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो NCF है वो प्रिपेयर हुआ था 2005 में, तो ये बिल्कुल सही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2005 में प्रिपेयर हुआ था। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जहाँ पर कि बी और डी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। रिसर्च ऑफन अवॉइड स्टेटिंग हाइपोथेसिस बिफोर डेटा आर कलेक्टेड। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पर बोला गया है कि वो अवॉइड करती है हाइपोथेसिस फ्रेम करना। तो ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पर हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है वहाँ पर हाइपोथेसिस फ्रेम करी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अ पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फिनोमिनन मस्ट बी वेरीफाइड बाय एविडेंस आफ्टर कंसिडरिंग देम एज नॉलेज। सो जो पॉजिटिविस्ट होते हैं उनका मानना होता है कि जो सारे ही फिनोमिनन होते हैं वो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं और सभी को उनको मानना चाहिए। जो नेचुरल साइंसेज हैं उनमें सबको बिलीव करना चाहिए। सो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ जहाँ पर कि वेरीफाई करने की बात जो है वो करी जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है, जो नेचुरल साइंसेज होती है उन पर जो है बिलीव करना चाहिए। पॉजिटिविस्ट जो होते हैं उनका ये मानना होता है। द क्वांटिटेटिव framework in educational research involves the application of scientific method to try to answer questions about education. So जो quantitative research होती है वहाँ पर जो इन्वॉल्व रहता है साइंटिफिक मेथड जो है यूज़ होता है उसके अंदर किसी भी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फोर्थ होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली टेस्ट ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन डजंट। तो जो एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्योंकि उसमें हाइपोथेसिस फ्रेम हम करते हैं तो उसमें हाइपोथेसिस
जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होगी उसको टेस्ट जो है वो किया जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। हाइपोथेसिस फ्रेम क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो कि करेक्ट इनकरेक्ट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आज की इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। ये हमारा पार्ट 1 है पेपर 2 एजुकेशन का, जो कि हमारा अभी दिसंबर में हुआ था। इसका जो ये पार्ट 1 है हमारा, जिसमें कि हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए। पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर कि हम इससे आगे के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर आप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।